अगला क्वेश्चन देखिएगा। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ठीक, उषा जो है 90 मीटर लंबे एक पूल यानी तालाब में 180 मीटर 1 मिनट में स्विमिंग को कंप्लीट करती हैं वन एंड टू अनदर। देखो क्या है, मान लीजिए ये एक पूल है, ठीक, इसकी लेंथ हो गई 90 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उषा 90 मीटर लंबे पूल को 180 मीटर 1 मिनट में स्विमिंग को कंप्लीट करती फ्रॉम वन एंड टू द अदर बैक। एक एंड ये, दूसरा ये है, इन स्ट्रेट पाथ, एक सीधी रेखा में। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी। 180 मीटर कवर करती 1 मिनट में, मतलब यहाँ से ऐसे गई 90 मीटर और फिर वापस आ गई इसी पाथ से, हो गए 180 मीटर। 90 मीटर ये इस साइड और 90 मीटर इधर। ठीक, यही है क्वेश्चन कि 180 मीटर स्विम करती है 1 मिनट में वन एंड टू अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ इन स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन से जाती, इसी से आती। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, स्पीड बताइए। स्पीड क्या होता है फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? ये 90 और ये 90, 90 180। टाइम कितना है? 1 मिनट। अब क्या 1 यहाँ पे लिख दें? मीटर में है तो टाइम सेकंड में। ठीक, 180 मिनट 1 मिनट मतलब कितने सेकंड? 60 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी देख लो। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से गई, यहां आ गई, यहां से शुरू होके यहीं पे आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। टाइम कुछ भी लगा हो, चलिए, अगर जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी? 0। समझ गए पूरा? क्वेश्चन देखिए भैया। द ओडोमीटर ऑफ ए कार reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of car in kilometer per hour and meter per second. समझ लो पहले क्वेश्चन। एक कार जब चलना शुरू करती है तो जो उसकी स्पीड, जो उसकी जो रीडिंग दिखाती है वो 2000 किलोमीटर दिखाती, मतलब उस समय तक कार 2000 किलोमीटर चल चुकी होती है। और जब उस कार की जर्नी पूरी होती है तब उसके द्वारा चली गई दूरी आती है 2400 किलोमीटर। पहले ये समझ लो कार चली कितना है। 2000 किलोमीटर पहले दिखा रहा था, उसके बाद 2400। तो कार ने जो ट्रैवलिंग की है इस ट्रिप में, तो कार चली कितना ये देख लेते हैं। ठीक है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार कितना है? बाद में कितना हो गया था? ठीक, 2400 बाद में था, पहले इतना था तो इतना चलिए 400 किलोमीटर।
तो ये तो आ गया कार द्वारा चली गई दूरी, कार ने इतनी दूरी कवर की, ठीक है। अब और देखो भैया क्या कह रहा, टाइम लगा 8 आवर, तो इसको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में निकालना। पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल लो, तो स्पीड जो होगी क्या है, एवरेज स्पीड ना, कितना किलोमीटर 400, कितने आवर लगे थे 8 आवर, निकल जाएगी स्पीड 8 5 जा 40, ये जीरो यहाँ आ गया। किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड में देख लो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है किलोमीटर पर आवर में और उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फार्मूला समझ लो पहले आप। किलोमीटर अपॉन आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाता है मीटर पर सेकंड। इसको याद कर लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकंड आया। अब ये कैसे आया है ये भी देख लीजिए, ये कैसे आया ये भी समझ लो कि ये कहाँ से ये चीज़ आई। देखो भाई, मान लीजिए हमारे पास लिया हुआ है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इससे हमसे कहा जाए कि आप इसको मीटर पर सेकंड में बताओ, ठीक है। चलिए बताया जाए। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो अगर किलोमीटर से मीटर में बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करें 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना। हो गया 1000, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में आ गया। और अब इसको सेकंड में भी लाना है तो आवर को सेकंड में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, ठीक। अब क्या करना है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से काट दो तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो कितना आया यहाँ पे 10 था, ये देखिए ऊपर 5 आ गया नीचे 18 आ गया कट के। समझ में आया, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो गया। ये ध्यान रखना कि ये चीज़ आती कहाँ से है, और इसको तो याद ही कर लेना क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी अभी, ठीक। इसको समझना था पहले कि फिर से देख लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना आगे, तो भाई कितने किलोमीटर पर आवर आई थी स्पीड 50 आई थी, किसमें लाना है मीटर पर सेकंड में। ये लीजिए 50 है ना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये है स्पीड मीटर पर सेकंड में। स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखना आप कैसे कैंसिल होगा, 2 से 25 बार गया, ये 9 बार गया। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 से डिवाइड कर लें, या 9 को 5 या 9 को 25 से डिवाइड कर लें, 5 से 9 को 5 या 9 को 25 से डिवाइड कर लें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो चीज़ निकल के आई है ये है 25 × 5/9। अब चाहें तो इसको इससे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,
चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो भाई, इसको 9 को 25 से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, ओ सॉरी 9 को 25 से डिवाइड किए दे रहे हैं। ये देखिए कितनी बार जाएगा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 2 बार जाएगा। कितना बचा, 25 में से 18 गए, कितना बचा, 7 बचा ना। ऐसे देख लो, 7 पॉइंट लगाया, 0 बार आया, 9 7 जा 63, पॉइंट लगाई है, 7 उतारा, पॉइंट लगाई, फिर 0, फिर 7, ऐसे 2.77 आता चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/9 2.77 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक, 2.77 मल्टीप्लाई बाई 5, समझ रहे हैं ना अच्छे से। अब 2.77 को मल्टीप्लाई 5 से फाइनल वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। टू 2.77 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 38, कितना कैरी आया 3, 5 2 जा 10, 3 ऊपर से आया, 10 और 3 13, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये 7 जो था ये कई बार आता चला जा रहा था, तो यहाँ पर 7 जितनी बार लेंगे उतनी बार यहाँ पे 8 आता चला जाएगा, तो 13.85 इसको लिख दीजिए। अगर 7 आप यहाँ पे 3 बार लेते तो 8 यहाँ पे 3 बार हो जाता, 2 बार हो जाता, ठीक है ना। जितनी बार आप 7 की संख्या यहाँ ज़्यादा करोगे उतनी ही यहाँ 8 ज़्यादा आता चला जाएगा। तो ये आ गई हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में, देख लो। एक्सीलरेशन देखते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। त्वरण का मतलब है एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एकांक समय में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। मतलब एक निश्चित समय में ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाती है, इसको एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है इसका मतलब होता है कि वस्तु में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एक निश्चित समय में, ठीक है ना। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो एक्सीलरेशन हमने आपको बताया, एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ एक निश्चित समय में। अब आप जरा समझिएगा, जो वेलोसिटी हो, जो एक्सीलरेशन होता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब एक निश्चित समय में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितनी बदल गई। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी के केस में आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक स्पीड पे, एक डायरेक्शन पे। आपको ना याद हो तो वेलोसिटी फिर एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इसने यहाँ से मोशन करना शुरू किया और यहाँ तक आया, ठीक। अब इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड होने में, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड होने में कितना टाइम लगा, इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो मान लीजिए इसकी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 मीटर, ठीक। 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और टाइम इसमें मान लीजिए लगा, मान लीजिए 2 मिनट ही टाइम लगा।
2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और 2 सेकेंड टाइम लगा समझने के लिए, कैंसिल होके आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आया, ये आई इस पार्टिकल की वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, 2 सेकेंड का समय लगा, 2 सेकेंड का, तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक, ये आपको पहले बता दीजिए, केवल समझाने के लिए बताया कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे निकल के आई है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है। तो ये मीटर पर सेकेंड अगर डायरेक्शन ना बताई जाए तब तो ये केवल एक स्पीड हो गई ना, अगर डायरेक्शन हटा दी जाए। ठीक, लेकिन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ रहा है, स्पीड भी आ रही है। आंसर में जो फाइनल वेलोसिटी आई उसमें डायरेक्शन भी आया, स्पीड भी आई। तो वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो एक डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और स्पीड पे डिपेंड करती है। यहाँ आप देखिए डायरेक्शन भी आ रही है, स्पीड भी आ रहा है। ठीक, तो जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और स्पीड पे डिपेंड करता है। और जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक निश्चित समय में उसकी वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो या उसकी वेलोसिटी कितनी रही। तो जो वेलोसिटी वो स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड है, तो एक्सीलरेशन भी स्पीड पर भी डिपेंड है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड है। बात समझ में आई भाई? एक्सीलरेशन ही जब वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी अगर बदलेगी तो एक्सीलरेशन बदल जाएगा। ठीक, वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सीलरेशन बदलेगा। वेलोसिटी कब बदलेगी, या तो स्पीड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए। तो वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन के बदलने से अगर बदलेगी तो एक्सीलरेशन भी स्पीड और डायरेक्शन के बदलने से बदल जाएगा। यानी अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो किसी पार्टिकल की अगर स्पीड बदलती है तो भी उसमें एक्सीलरेशन हुआ, क्योंकि वेलोसिटी बदल गई स्पीड बदलने से। और अगर किसी डायरेक्शन का अगर किसी पार्टिकल का डायरेक्शन बदल जाए तो भी उसका एक्सीलरेशन हो जाता है। मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए क्या इसको यहाँ से यहाँ तक आने में ये पार्टिकल में एक्सीलरेशन हुआ, तो क्या कहोगे, हाँ हुआ, क्योंकि इसकी यहाँ पर डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, एक्सीलरेशन पे डिपेंड होता है डायरेक्शन, और स्पीड के बदलने से एक्सीलरेशन बदलता है। क्योंकि फिर समझ लीजिए एक्सीलरेशन वेलोसिटी के बदलने से बदलता है, वेलोसिटी डायरेक्शन और स्पीड के बदलने से बदलती है, इसलिए एक्सीलरेशन भी डायरेक्शन और स्पीड के बदलने से बदल जाता है। अब मान लीजिए फिर एक पार्टिकल है यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर पर आवर, इसी डायरेक्शन में आगे गया 10 किलोमीटर पर आवर। एक ही डायरेक्शन है लेकिन स्पीड बदल गई तो भी एक्सीलरेशन बदल गया। ठीक है ना? तो एक्सीलरेशन का बदलने का ये मतलब है कि एक निश्चित समय में किसी भी पार्टिकल की स्पीड और डायरेक्शन कितना चेंज हो रहा है। समझ गए आप? मान लीजिए सर्कुलर मोशन पे कोई पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे यहाँ से शुरू हुआ घूमकर यहाँ पर आ गया, और मान लेते हैं कि ये जो घूम रहा है इसकी निश्चित स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो घूम रहा है 5 किलोमीटर पर आवर में, क्या इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है? स्पीड नहीं बदल रही है, मगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। डायरेक्शन तो हर जगह बदल रही, तो हर जगह पे एक्सीलरेशन हो रहा है। तो एक्सीलरेशन का आप अर्थ या एक्सीलरेशन का मतलब ये मान लो कि अगर किसी पार्टिकल का स्पीड या डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। अब अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का केस हो, क्योंकि अपने चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर ही सब बातें की जा रही हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर एक्सीलरेशन बदलेगा तो डायरेक्शन तो यहाँ पे चेंज हो नहीं सकती। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के केस में डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं,
तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के केस में वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब स्पीड चेंज होगी। ठीक है, मोशन इन वन डायरेक्शन में तो वेलोसिटी स्पीड के ही चेंज होने से चेंज होगी। तो अगर मोशन इन वन डायमेंशन की बात की जाए, उस समय एक्सीलरेशन तब बदलेगा जब स्पीड बदल जाए, क्योंकि मोशन इन वन डायरेक्शन में डायरेक्शन तो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन कब होगा? जब स्पीड बदल जाए। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लीजिए। एक्सीलरेशन को आप यहाँ पे लिख लें चाहे ऊपर, या बाद में इसका फार्मूला बता देंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना आप शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक आया, इसको 5 सेकंड का टाइम लगा, 5 नहीं मान लेते 10 सेकंड का टाइम लगा, और 10 मीटर इसने ट्रेवलिंग की, और आगे आया, फिर से 10 सेकंड का टाइम लगा, और 20 मीटर चलाइए। ठीक, और आगे आया, फिर से 10 सेकंड का टाइम लगा, और इसने जो ट्रेवल किया वो क्या 30 मीटर, और आगे गया, फिर से 10 सेकंड 40 मीटर। अब यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो डायरेक्शन नहीं बदल रही है। अब आप ये बताइए, क्या इस पार्टिकल का यहाँ से वहाँ तक जाने में एक्सीलरेशन हो रहा है? तो आप कहेंगे हाँ हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज हो गई मतलब वेलोसिटी बदल गई। ठीक, अब इसको आप समझिएगा कि एक्सीलरेशन, इसमें आपको और क्लियर होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो आप इसे कहते हैं अच्छा ये बताइए, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में कौन चीज़ बदल गई? टाइम एक निश्चित समय में चली गई जो डिस्प्लेसमेंट है वो बदल रही है। एक निश्चित समय में चला गया डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। तो अगर एक टाइम में चला गया डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी बदल रही है। ठीक है, और वेलोसिटी के बदलने को ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक, अब आप बताइए, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखा टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक, पहले यहां से यहां तक देखिए कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 मीटर। वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 10 मीटर अपॉन 10 सेकेंड कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक्सीलरेशन कितना हुआ, यहां से यहां तक। समझिएगा, यहां पर यहां से इस पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ जर्नी अगर यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ पर तो स्पीड जो होगी, या एक सीधी लाइन में जाए तो जो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होगी, तो यहाँ पर तो वो 0 होगी स्पीड। और सीधे जब जाएंगे तब एक्सीलरेट होगा, तब स्पीड कुछ ज़्यादा आगे आएगी, कुछ स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से पार्टिकल ने अगर चलना शुरू किया तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी। वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में वेलोसिटी स्पीड एक ही बात होती है, यहाँ पर तो 0 होगी। अब यहाँ पर जब आ गए यहाँ पर, तो बताइए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। वेलोसिटी आई 10 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। समझ गए एक्सीलरेशन क्या होता, वो ये समझ गए। वेलोसिटी ये कितनी है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एवरेज पूरी वेलोसिटी आई 1 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सीलरेशन हमें बताना है, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, यहाँ हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, तो कितना चेंज हुआ
एक्सीलरेशन मतलब कितना हुआ, वेलोसिटी कितना बदल गई, 1 मीटर पर सेकेंड। वन मीटर पर सेकेंड। अब 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कितनी देर में बदली, उसकी जो, अब स्ट्रेट लाइन का केस है तो वेलोसिटी को मैं स्पीड ही बोलूँगा, ठीक है। स्पीड जो थी उसकी वो कितनी बदल गई यहाँ से यहाँ तक आने में, 1 मीटर पर सेकेंड। और 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बदलने में समय कितना लगा, 10 सेकेंड। समझ गए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब है एक निश्चित समय में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है इसलिए वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है। एक निश्चित समय में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/10 मीटर, और 1 सेकंड ये है, 1 सेकंड ये है, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, ये पहले से -1 था तो ऊपर हो गया, तो ये आ गया 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना एक्सीलरेशन हुआ, 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब शायद और अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर एक्सीलरेशन पूछा जाए तो देख लो, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी मिली, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर का, टाइम लगा 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पे वेलोसिटी आई वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कितना टाइम, 10 सेकेंड। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 20 मीटर। अब इन 10 सेकेंड में टाइम था, ये डिस्प्लेसमेंट था। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब फिर आपसे पूछा जाए एक्सीलरेशन कितना हुआ इतने पोर्शन में, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ देख लीजिए। एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस निश्चित समय में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, या ये कह दो इस निश्चित समय में वेलोसिटी कितनी हो गई। तो भाई यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया तो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो पहले ही थी, यहाँ पे आने पे 2 हो गई। तो इतने में, इतने पोर्शन में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, या इतने पोर्शन में कितनी वेलोसिटी नई आ गई, ये तो पहले से थी, इतने में कितनी आई, 1 मीटर पर सेकेंड आई, क्योंकि 1 तो पहले से था, यहाँ पे 2 हो गया है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी नहीं 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी, पहले थी 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, यही तो वहाँ पे किया था, जो वहाँ किया था यही किया था, यहाँ भी पर भी यही करें। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो हुआ 1 मीटर पर सेकेंड का। कितनी देर में चेंज हुआ 1 मीटर पर सेकेंड का, 10 सेकेंड में। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला 10 सेकेंड का समय लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। अब वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 30/10, 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई ना। यहाँ पर वेलोसिटी इसको मिली इस 10 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी मिली, पूरी एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये या सेकेंड है ये 3 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन कितना हुआ, पहले कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे में एक्सीलरेशन में कितना चेंज आया, 1 मीटर पर सेकेंड।
इतनी देर में आया 10 मीटर, ओ सॉरी 10 सेकेंड, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, लास्ट वाला भी देख लीजिए, ये भी वैसे ही होगा, ये भी 10 सेकेंड हो गया। अब की बार 40 मीटर, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना हुआ, यहाँ पे मैं स्पीड कितनी मिली, 4 मीटर पर सेकेंड मिली। एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना हुआ चेंज इन वेलोसिटी, पहले 3 था, 4 हो गया, 1 हुआ ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी यहाँ भी कितनी चेंज हुई, 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जब आपने ये चीज़ देख ली तो आप ये बताओ कि जब हम लोग एक्सीलरेशन निकालते थे तो करते क्या थे, बाद वाली वेलोसिटी को शुरुआत की वेलोसिटी से माइनस कर देते थे। जैसे यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन निकाला तो 1 मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया, बाद वाली वेलोसिटी को पहले वाली से माइनस कर दिया। ठीक, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना है, और वेलोसिटी में चेंज कैसे पता करा जाए। लास्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको पहले वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी उससे माइनस कर दो, तो बीच की वेलोसिटी जितने का टाइम हमें पता है उतनी वेलोसिटी हमें मालूम हो जाएगी, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब जो यहाँ पर, अब मान लीजिए कि अगर हम ये वाला केस लें, मान लो सपोज दैट अगर इस वाले केस में हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या किया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी पता कैसे की जाए कि इस वाले केवल इतने से पोर्शन में वेलोसिटी कितनी हुई, लास्ट वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी हटा दी जाए, तो इतने की कितनी वेलोसिटी हुई है यहाँ पे वो पता चल जाएगा। ठीक, तो एक्सीलरेशन जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, हाँ भैया, तो इस वाले केस की बात हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पता करते हैं एक्सीलरेशन निकालने के लिए कि भाई वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो जैसा आपको बताया गया कि लास्ट वाली वेलोसिटी में से शुरुआत की वेलोसिटी हटा दो, तो पता चल जाता है कि इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। यही तो किया है सब में, आपने देखा अभी। तो जो लास्ट वाली वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं v। ठीक, और जो शुरुआत की वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं u। और एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। ठीक है, एक निश्चित समय में वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसको एक्सीलरेशन कहा जाता है। आपने यहाँ पर देखा ही है भाई, जैसे अभी फिर इसकी बात करूँ, ये जो लास्ट का पोर्शन था तो इसकी वेलोसिटी कितनी निकाली थी, 1 मीटर पर सेकेंड था। कहाँ से आया, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया था तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गया था। तो जो एक्सीलरेशन निकालने का जो फार्मूला मेरे पास बन करके आया वो क्या आया, एक्सीलरेशन का फार्मूला आया a = v - u/t। ठीक, a = v - u/t आ गया। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो a = v - u/t आ गया। a एक्सीलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। बात समझ में आई। आपने इसमें देखा था कि भाई कहीं पर भी अगर एक्सीलरेशन निकालते थे तो यही करते थे। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का फार्मूला कि क्या है, एक निश्चित समय में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। ठीक,
फिर इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या है, एक बार फिर आप देख लो। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक निश्चित समय में, मान लीजिए ये इस पोर्शन की बात करें तो एक निश्चित समय में वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। और वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है फार्मूला A = V - U/T। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। V से अगर U का मान ज़्यादा होगा, V से U की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो A नेगेटिव आएगा, और अगर V की वैल्यू ज़्यादा होगी तो A पॉजिटिव आएगा। ऐसे समझ लो, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। आप एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये डस्टर है हमारे पास, डस्टर यहाँ से इसको मैंने छोड़ा तो अभी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और इसको छोड़ा तो ये हमारे हाथ पे आके गिरा। जिस समय ये हाथ पे गिरा उस समय ये किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, तो जब ये मेरे हाथ पे गिरा आके, उस समय तो इसकी वेलोसिटी 0 से ज़्यादा थी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 से बहुत ज़्यादा है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। समझ गए? क्योंकि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी का कुछ मान होगा, क्योंकि ये किसी वेलोसिटी से ही तो नीचे जा रहा था ना। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आप जानते ही हैं 0 थी और फाइनल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है। अब देखना, अब अगर इसको इस तरीके से ऊपर किया जाए तो अब क्या होगा, अब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको ऊपर फेंका गया तो इसको किसी वेलोसिटी से ही तो ऊपर छोड़ा गया, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड थी। इस स्पीड से ये ऊपर गया, और जिस समय ये ऊपर पहुँचा, मान लीजिए ये यहाँ तक आया, तो यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। भाई इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे किसी वैल्यू के साथ इसको ऊपर फेंका गया, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, इसलिए ये एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। समझ गए ना? तो एक्सीलरेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जब प्रारंभिक वेग ज़्यादा हो, अंतिम वेग कम हो, जैसे डस्टर को नीचे ऊपर से नीचे गिरा हो तो प्रारंभिक वेग ज़्यादा है, अंतिम वेग कम है, यहाँ पे त्वरण धनात्मक होगा। और जब प्रारंभिक वेग कम हो, अंतिम वेग ज़्यादा हो, प्रारंभिक वेग कम है, अंतिम वेग ज़्यादा है, तो यहाँ पे धनात्मक होगा। और अगर प्रारंभिक वेग ज़्यादा हो, अंतिम वेग कम हो, तो ये ऋणात्मक होगा। फिर एक एग्जांपल समझ लो। मान लीजिए मोटरसाइकिल या साइकिल चलाई गई। अब जब साइकिल चलाई गई और अगर उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है, स्पीड ज़्यादा की जाए, तो क्या हुआ, अब स्पीड ज़्यादा हुई तो जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि मोटरसाइकिल अभी रुकी हुई है और चलना शुरू हुई, स्पीड कुछ आई ना, तो ये वाला जो एक्सीलरेशन है ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और अगर कोई चीज़ चल रही है, उसको रोका जा रहा है, स्पीड कम की जा रही है, चलती हुई चीज़ को रोका जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पहले इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है और जब उसको रोका गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो कोई चीज़ अगर तेज हो रही है, ऐसे समझ लो, कोई चीज़ अगर तेज हो रही है तो उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और धीमे हो रही है तो उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव है। लेकिन एक्सीलरेशन दोनों में है, क्योंकि वेलोसिटी तेज होने पे भी बदल रही है और वेलोसिटी धीमे होने पे भी बदल रही है। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. Then he applies brake such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both cases. समझना इसको. Starting from a stationary position, एक रुकी हुई स्थिति से राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी. राहुल अपनी बाइसिकल पर रुका हुआ था
उसने साइकिल पे पैडल मारना शुरू किया और उसको एक वेलोसिटी मिली 6 मीटर पर सेकंड की 30 सेकंड में। मतलब राहुल रुका हुआ था, उसने साइकिल चलाना शुरू किया और 30 सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी हो गई वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक। देन ही अप्लाइज ब्रेक, 6 मीटर पर सेकंड जब उसकी वेलोसिटी हो गई फिर उसने ब्रेक लगाया। दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन। अब ब्रेक लगाने पे साइकिल की वेलोसिटी कम हो गई और फिर 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बाइसिकल ऑफ बोथ केसेस। दोनों स्थितियों में बाइसिकल का एक्सीलरेशन बताना है। देखो क्या हुआ, राहुल की ये साइकिल खड़ी थी, राहुल ने पैडल मारना शुरू किया और राहुल की जो साइकिल की स्पीड हो गई वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड में। यहाँ से मान लो यहाँ तक आने में 30 सेकंड का टाइम लगा और उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो यहाँ पे हो गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, 30 सेकंड में। और अब यहाँ से यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे उसकी साइकिल की कोई स्पीड नहीं थी, साइकिल रुकी हुई थी, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 है, ओ नहीं 0 है, ये 0 मीटर पर सेकंड। अब उसने यहाँ पे जब 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई 30 सेकंड के बाद में, फिर उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड कम हो गई और कम हो गई स्पीड कितनी हो गई, कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में उसकी स्पीड कम हो गई। चलिए, अब 5 सेकंड का समय और बीत गया और अब उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसका एक्सीलरेशन बताना है बोथ केसेस में। मतलब यहां से यहां तक कितना एक्सीलरेशन है और यहां से यहां तक कितना एक्सीलरेशन है। तो इसको फर्स्ट केस ले लेते हैं, इसको सेकंड केस मान लिया जाए। ठीक है, अब देख लीजिए फर्स्ट केस में पहले एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला बताया था, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दे। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट केस के लिए। तो ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 6, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, t का मतलब टाइम, टाइम 30 सेकेंड, कितना आ गया 6 अपॉन 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों स्क्वायर आया, क्योंकि ये नीचे टाइम था ना, तो ये सेकंड में था, ऊपर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में है, तो जो इसका यूनिट आएगी, जो मात्रक आएगा, तो ये सेकंड नीचे 1 है, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर पहले से ही था मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट केस की वेलोसिटी आ गई है, ये वेलोसिटी हो गई फर्स्ट केस की। दूसरा केस देख लो, दूसरे केस में भी वही फार्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6, टाइम 5 सेकेंड, कितना आ गया माइनस का 4 माइनस 6 2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए कहाँ से आया, जैसे यहाँ पे आया था वैसे ही वहाँ पे आ गया। नीचे लिख लीजिए माइनस का 2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस।
एक बस है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और 5 सेकंड बाद जो इसकी अब स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगा इसको 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में? 5 सेकंड, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि इसका एक्सीलरेशन कितना है। तो एक्सीलरेशन बताने से पहले इन दोनों को अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। तो पहले इसको कर लेते हैं। 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। अब 2 4 जा 8 0 9 जा 18, ठीक। 40 × 5/9। अब 40 को 5 से करेंगे तो 200/9। अब जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा अपना 22.22। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। अब इसको भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करा, 30 9 बार गया, 10 बार गया, 3 बार गया, ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 बन जाए 3 2 जा 6, 16.66 आएगा, ठीक। ये हमारी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर वाला। ये था, ये शुरुआत में वेलोसिटी इतनी थी, मतलब ये u है, ये अपना u है, ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये v हो गई, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में बदल दी गई वेलोसिटी। अब फार्मूला में रख देंगे वैल्यू a = v - u/t। तो v कितना था 16.66 और u कितना था और u था 22.22। टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5.56/5। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.11। वीडियो और ये एक्सीलरेशन निकल के आए तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई, आप अपने आप कर लेना, उससे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप कर लेना, वही आएगा जो कुछ मैंने किया है। ये मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये ऐसे नहीं होगा, ये ऑब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ये ऐसे आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सही कर लेना है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए अगला जो अपना आगे का स्टडी पॉइंट है वो है रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब गति को ग्राफ पे प्रदर्शित करना, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब सब इसमें दो तरीके के ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे देख रहे हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 बार स्टडी करना है 3 चीज़ों को, कि एक तो वस्तु एक जगह स्थिर है, दूसरा वस्तु यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, और तीसरा जो है उसमें ऑब्जेक्ट या वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ये देखें, पहले देखते हैं मोशन, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इन रेस्ट मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी पॉइंट से 40 मीटर की दूरी पर
रखा हुआ है, किसी जगह से उसकी दूरी 40 मीटर है और ये रेस्ट पर है। तो जब ये रेस्ट पर है तो टाइम के बीतने के साथ में इसकी जो पोजीशन उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो जब पोजीशन पे नहीं चेंज होगा, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है या मैं या आप, कोई यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है इसको तो इससे उसकी दूरी है 40 मीटर। जब 40 मीटर दूरी है और ये ऑब्जेक्ट मोशन कर ही नहीं रहा है तो कितना भी टाइम हो जाए इससे जो दूरी होगी उसमें कोई फर्क ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी को ग्राफ पे कैसे बताना है कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। देख लीजिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है, ठीक है, वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे टाइम को लिखते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं या डिस्टेंस लिख देते हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन का केस है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, कुछ भी लिखते चले डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। ठीक है ना। इसको डिस्टेंस भी कहा जा सकता है, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, ठीक है। टाइम है, मान लीजिए ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। और ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट कुछ दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट। ठीक, ठीक। अब अगर ऑब्जर्वर से किसी ऑब्जेक्ट की दूरी 40 मीटर है और वो लेफ्ट में है, तो कितना भी टाइम बीतता चला जाए उसकी जो डिस्टेंस है वो तो 40 मीटर ही रहेगी ना। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, टाइम बीतता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर था उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं हो रहा है। कब? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। समझ गए ना? देख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमने ऑब्जेक्ट इन रेस्ट बता दिया था, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये आपको बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी कंप्लीट करता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये चला 10 मीटर, कितनी देर में? 10 सेकेंड में। फिर आगे फिर 10 सेकेंड का इसने समय लिया और 10 सेकेंड में ये फिर 10 मीटर, फिर 10 सेकेंड में फिर 10 मीटर, फिर इसको 10 सेकेंड समय दिया गया तो 10 मीटर। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल जा रहा है
ये एक निश्चित टाइम पीरियड में एक निश्चित दूरी को कवर कर रहा है, ठीक है ना। एक निश्चित टाइम में एक निश्चित एक बराबर दूरी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपको पहले भी बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक निश्चित टाइम पीरियड में एक निश्चित एक बराबर दूरी कवर करना, या साधारण भाषा में देख लो समान समय अंतराल में समान दूरी चले। अब आपसे कहा जाए कि आप इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे टाइम रखते हैं, ठीक, और टाइम मान लिया सेकंड में है, यहाँ पे टाइम ये हो गया 10 सेकंड, फिर ये 10 सेकंड, फिर ये 10 सेकंड, फिर ये 10 सेकंड। ओ ये सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं हो, ये 10 सेकंड है, फिर ये 20 सेकंड है, हाँ ये फिर आगे जाएगा आपका 30 सेकंड, और ये हो गया 40 सेकंड। ये टाइम है, ऐसे जा रहा है टाइम सेकंड में। एक मिनट, ये टाइम है सेकंड में। डिस्टेंस देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक 10 मीटर, फिर ये 20 मीटर, फिर ये 30 मीटर, और फिर ये यहाँ कहीं आ जाएगा 40 मीटर। आराम से समझते रहिएगा आप लोग सारी बातें। अब क्या करा है, 10 सेकंड में टाइम जब लगा तो 10 सेकंड में कितना दूर आ गया पार्टिकल, 10 मीटर। तो ये 10 सेकंड टाइम में कितना दूर आया पार्टिकल, 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड लगा, डिस्टेंस कवर हुई 20 मीटर, तो 20 सेकंड लगा, डिस्टेंस कवर हुई। इसको ऐसे मिला भी दे ताकि आपको समझ में आए। 20 सेकंड लगा और डिस्टेंस कवर हुई 20 मीटर। यहाँ पे आप, ठीक। अब 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड लगा, और 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 30 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। तो 30 सेकंड में 30 मीटर, 30 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो गई 30 मीटर। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में 40 सेकंड लगे, 10 10 10 10 40 सेकंड, डिस्टेंस कवर हुई 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 40 मीटर। तो ये आपका 40 सेकंड का टाइम है और 40 मीटर डिस्टेंस है। अब इसके ग्राफ को ऐसे मिला देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब मुझे लगता है कि आपको ये ग्राफ कैसे बना है ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये टाइम है, यहाँ पे ये कौन चीज़ है, ये डिस्टेंस लिखी हुई है, ठीक है। या इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क ही नहीं होता है, तो चाहे डिस्टेंस कहा जाए या डिस्प्लेसमेंट कहा जाए। तो ये हमारा टाइम है सेकंड में, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ये ग्राफ आ गया जो एक स्ट्रेट लाइन पार्टिकल के लिए बनाया हुआ है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब फिर समझ लीजिए, समान समय अंतराल में चली गई दूरी भी बराबर होगी, ठीक है। एक सेकंड, हाँ अब और आगे देखिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें इस ग्राफ की मदद से हम ये तो बता देंगे कि 20 सेकंड टाइम पे ऑब्जेक्ट कितना चला था, 20 मीटर चला था,
30 सेकंड पे 30 मीटर चला था। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमें स्पीड बताओ, तो इस ग्राफ से स्पीड कैसे पता चलेगी? मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमको दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप इसे स्पीड बताइए, तो स्पीड कैसे पता चलेगी वो समझ लीजिए आप। अब आपसे मान लीजिए ये पूछा जा रहा है कि ये सीधी रेखा में वस्तु जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई जब वस्तु 10 सेकंड चल चुकी थी उसके बाद, मतलब यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस वस्तु की स्पीड बताइए। मतलब 10 सेकंड से लेकर के और ये 20 सेकंड, 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में कितनी स्पीड रही वो आप बताइए। तो इस ग्राफ से स्पीड के बारे में तो कोई जानकारी मिल नहीं रही है। हम बता तो यही सकते हैं कि भाई 10 सेकंड पे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 30 सेकंड पे 30 मीटर हुआ है, मगर स्पीड कैसे बताई जाए? तो उसका एक तरीका है यहाँ से स्पीड निकालने का। देखिए पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर हमें दो पॉइंट के बीच में स्पीड निकालनी हो, ठीक है ना। मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके बीच में स्पीड निकालनी हो। देख लीजिए ये लिखा हुआ है, इफ वी फाइंड स्पीड ए, और ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है। कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी बताते हैं आपको। इफ वी फाइंड, देख लीजिए, इफ वी फाइंड स्पीड a x, y, x1, y1 और b x2, y2, तो जो इसकी स्पीड होगी वो होगी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। पहले इतना समझ लीजिए, फिर आगे आते हैं। यहाँ पर आपसे कहा था इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में स्पीड बतानी, यानी 10 सेकंड के चलने के बाद। तो 10 सेकंड चलने के बाद ग्राफ यहाँ पर आया। अब आप बताइए इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो x भाई यहाँ पे 10 है, x यहाँ पे 10 है और y भी यहाँ पे 10 है, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। तो ये भी 10 ही हो गया। और कहाँ तक बतानी? यहाँ तक बतानी है। मतलब जब वस्तु जो है 30 सेकंड चल चुकी थी। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ के कोऑर्डिनेट देख लीजिए। x कितना है? 30 है। y कितना है? वो भी 30 है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ गए आप? ये कोऑर्डिनेट कहाँ से आए? ये 10, ये वाला 10 है, ये वाला 10 है। इसको x बोलते हैं, ये x एक्सिस से आता है। इसको y बोलते हैं, ये y एक्सिस से आता है। इसको x बोलते हैं, ये x एक्सिस से आता है। इसको y बोलते हैं, ये y एक्सिस से आता है। तो अब देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, इफ वी फाइंड स्पीड a टू b देन स्पीड इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप x1, y1 मान लीजिए। a इसको मान लेते हैं और b इसे मान लेते हैं। चलिए a इसे मान लिया, b इसे मान लिया। यहाँ पर a ये हो गया, b ये हो गया। इतनी चीज आप देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, है ना। ठीक, अब इसको यहाँ से ये a है, ये b है। a b वहाँ पे हमने कैसे लगाया? 10 सेकंड चल चुकी है ना वस्तु, तो 10 सेकंड जाने के बाद यहाँ पे 10 सेकंड में 10 मीटर कवर, 10 सेकंड में 10 मीटर कवर, तो ये a यहाँ भी है। अब यहाँ तक आने पे वस्तु 30 सेकंड चल चुकी, 30 मीटर कवर हो गया। तो 30 सेकंड चल चुकी और 30 मीटर कवर हो गया, तो ये b हो गया। अब कहा जा रहा है कि स्पीड बताओ, तो इसको a को मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। आराम से समझिएगा, ये x1 लिख दिया, ये y1 लिख दिया। हो सकता है ना दिख रहा हो, ये x1 है, ये y1 है, और इसको मान लिया x2, y2।
अब यहाँ पर जो हम स्पीड इसके लिए निकालेंगे, वो जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, y2 माइनस y1। y2 कितना है 30, माइनस y1 कितना है 10। ऐसे ही x2 माइनस x1, x2 है 30, x1 है 10। 20/20 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई a टू b। और इसको जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप, ये स्लोप हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्लोप बताइए दो पॉइंट के बीच में, तो स्लोप का मतलब है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बताइए। और y2 y1 x2 x1 क्या होता है, ये आपको बता दिया। अब एक चीज ये भी आती है कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करने पर स्पीड कैसे आ जाती है, क्या तरीका है। देख लो भाई कि यहाँ से स्पीड कैसे निकल आई, इस चीज का स्पीड से कैसे संबंध है। आइए देखिए, y2 हमारा ये है 30 और y2 यहाँ पे ये 30 है, इतना है ना y2। देखो भाई y2 ये 30 है, 30 मीटर को लिया गया क्योंकि 30 ये y2 है, यहाँ से आया है 30 ये वाला y से। तो जो y2 है ये इतनी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक। भाई y2 यहाँ से यहाँ तक आया ना, क्योंकि y2 यहाँ पे 30 है, समझ रहे हैं ना अच्छे से। ठीक, तो इतनी दूरी हो गई हमारी y2 जो कि है 30। ठीक, और y1 कितना है, y1 है इतना, समझ रहे हैं ना, y1 इतना है और ये कितना है, ये 10 है। तो y1 हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक y1 जो कि है 10। समझ गए बात, यहाँ तक y1 है 10 और y2 है यहाँ तक 30। हमसे क्या कहा जा रहा है कि y2 माइनस y1 निकालिए। y2 यहाँ तक है, देखा ना वहाँ पे y2 यहाँ तक है और y1 यहाँ तक है। तो y2 में से, इतने में से जब इतना हटा दिया जाएगा तो इतना ही तो बचेगा। देखो y2 में से y1 हटा, इतना ही बचा। ठीक है भाई, फिर देख लो यहाँ पे y1 कितना है, y1 है अपना यहाँ से यहाँ तक, और y2 है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y2 है। और y2 माइनस y1 करना है, तो y2 माइनस y1 का मतलब है कि ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो गई y2 माइनस y1। ठीक, इतनी बात समझ गए। y2 माइनस y1 ये कहाँ से आया है ना। फिर देख लो भाई y2 कहाँ तक था, एक मिनट एक सेकंड, यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। और ये भी यहाँ तक नहीं आएगा। यहाँ तक आएगा क्योंकि y2 यहीं तक है ना। देखो y2 का वैल्यू 30 दी हुई है, 30 तो यहाँ तक है, तो y2 यहाँ तक आया, y1 यहाँ तक आया। y2 में से y1 माइनस किया, y2 में से y1 माइनस किया, तो इतना आ गया, वो ये है। तो ये हो गया हमारा y2 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1। तो अब आप देखो y2 माइनस y1 है क्या, y2 माइनस y1 जो है वो है डिस्टेंस। देखो ना, इतनी डिस्टेंस ली गई और हमें A से B तक क्या निकालना था, स्पीड निकालनी थी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो y2 माइनस y1 किया गया था ऊपर, तो ये ऊपर ये देखो डिस्टेंस आ गई। जब y2 में से y1 हटा दिया गया तो इतनी डिस्टेंस आई। ठीक, तो y2 माइनस y1 ऊपर डिस्टेंस हो गई। समझ में आ रहा ना। ठीक, अब x2 माइनस x1 इसी तरह से देख लो भाई, x2 कहाँ पर है, x2 है ये 30, तो x2 पूरा यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, x2 पूरा हो गया यहाँ तक, तो ये हमारा हो गया
यहाँ से लेके यहाँ तक x2 हुआ, और माइनस x1 क्या है, 10 है x1, तो x1 कहाँ तक हुआ, x1 यहाँ तक हुआ, x1 यहाँ तक हो गया। तो x2 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, x1 यहाँ से यहाँ तक, तो x2 माइनस x1 इतना ही तो होगा भाई। x2 ये पूरा है, इसमें से x1 हटा दिया जाएगा, तो x2 माइनस x1 इतना ही आएगा ना। तो उसको कह दिया x2 माइनस x1। यहाँ पे देख लो, x2 इतना था पूरा, ये देखो यहाँ पर x2 लिखा है ना 30 मीटर, x2 ये है, x1 ये है 10 मीटर यहाँ तक, ये x2 ये हो गया। अब x2 माइनस x1 मतलब इसमें से इसको हटा देंगे तो इतना ही तो आएगा, तो ये हमारा हो गया x2 माइनस x1। बात समझ गए ना पूरी, ठीक। अब देखो y2 माइनस y1 जब लिया जा रहा है तो ये डिस्टेंस ली जा रही है, और ये जो है ये डिस्टेंस है कहाँ से, 10 मीटर से 30 मीटर तक, जहाँ तक हमें स्पीड निकालनी थी, क्योंकि जहाँ तक स्पीड निकालनी थी वो 10 से लगा के 30 तक ही तो था। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ये देखिए y2 माइनस y1 वही यहाँ पे किया है। फिर x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 इतना है, तो ये क्या है, ये टाइम है, तो ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1, ये टाइम हो गया x2 माइनस x1। ये देखिए आ गया। तो हो क्या रहा है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 में, y2 माइनस y1 की जगह ऊपर डिस्टेंस रखी जा रही है, x2 माइनस x1 में नीचे टाइम रखा जा रहा है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, और यहाँ पे ये मिल जाती है हमको डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड या वेलोसिटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आगे भी ये भी आएगा कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जब ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप निकाल करके हम उसकी स्पीड बता सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, ये इसमें समझने वाली बात थी। ठीक है ना, ये आप समझ लो, देख लो। कोई कह रहा है कि ये कैसे पता चला कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये निकल कहाँ से है, वो तो बात समझ में आ गई, मगर ये कैसे पता कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। अब देखो ये जो पूरा y एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है ना। अब डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट का ही अक्ष है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं। और ये वाला जो एक्सिस है ये टाइम का एक्सिस है, इसलिए ये टाइम x2 माइनस x1 है। समझ आ गई ना बात, ये x2 माइनस x1 टाइम क्यों है, क्योंकि ये टाइम के एक्सिस पे ही है, और ये डिस्टेंस क्योंकि ये डिस्टेंस का, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के एक्सिस पे लिया जा रहा है। ठीक, मतलब कोई कह रहा था कि ये कैसे पता कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ही लिखी गई है, पहले से ये डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पे लिखी गई है, और वो टाइम क्योंकि वहाँ पर टाइम ही लिखा गया, वो टाइम का ही एक्सिस है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मोशन इन रेस्ट हो गया है, मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्या बोल रहे हैं, मोशन इन रेस्ट हो गया है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक पार्टिकल निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी कंप्लीट कर रहा है, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसको 10 सेकेंड का टाइम दिया गया तो ये 5 मीटर चला, अगले 10 सेकेंड में ये आपका चल गया 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला, हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई समय तो निश्चित ही है लेकिन डिस्टेंस बदल गई। अगले 10 सेकेंड में ये हमारा चल गया मान लीजिए 20 मीटर। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि आप इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे टाइम होता है 10, 20, 30, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट ये वाला, ये वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कर देते थे, ये 10 सेकंड में ये टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, फिर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक, उतना ऊंचाई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब 10 सेकंड में कितना दूर ये आया, 10 सेकंड में ये आया 5 मीटर, तो 10 सेकंड में ये 10 मीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मीटर होगा, यहाँ पे कहीं पे 5 मीटर होगा भाई 10 जब यहाँ पे, तो 10 सेकंड में ये आया 5 मीटर, ठीक। 20 सेकंड में कितना आ गया 15 मीटर, तो 20 सेकंड में ये आ गया 15, यहाँ कहीं होगा 15 मीटर आया 20 सेकंड में। और 30 सेकंड में कितना आ गया 35 मीटर, ये देखिए 35 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ इस तरीके से कुछ जाते हुए बनेगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, समझ गए आप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है एक निश्चित समय में, समय तो समान है मगर चली गई दूरियां समान नहीं है, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में अभी तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 तरह के ग्राफ देखे गए, एक में जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, एक में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था, और तीसरे में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह अब आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझिएगा अच्छे से इसको भी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले इसमें लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक कोई जो पार्टिकल है वो एक निश्चित वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो पहला है वो है velocity does not change। फिर समझ लीजिए सारी बातें स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हो रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वेलोसिटी या स्पीड भी एक ही बात है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की जगह स्पीड भी कभी बोल दें तो समस्या नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सारी बातें स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हो रही हैं। अब वेलोसिटी डज नॉट चेंज मतलब ये कहना ये चाह रहा, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से चला, 10 सेकंड के बाद में जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मिली हमें वो थी 40 मीटर पर सेकंड। फिर 10 सेकंड टाइम लिया, फिर इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, फिर 10 सेकंड टाइम लिया, फिर वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, फिर 10 सेकंड टाइम लिया, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अब वेलोसिटी डज नॉट चेंज का ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाइए। देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम का है ग्राफ, ये टाइम का एक्सिस है। यहां पे टाइम लिखे दे रहा है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड,
40 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे डिस्प्लेस स्पीड है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, अब यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कहेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी चलिए लिख दिया। ठीक है, वेलोसिटी हो गई 10, 20, 30, 40 और ये जो टाइम है ये सेकंड में है, और ये जो वेलोसिटी है ये किस में, ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लगातार 40 मीटर पर सेकंड की ही इसकी स्पीड बनी हुई है, ये वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में, वो टाइम दिया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार 40 मीटर पर सेकंड में है, टाइम कुछ भी बीतता जा रहा है, तो टाइम तो बीत रहा है मगर इसकी जो वेलोसिटी है वो हर समय 40 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक, ये हमारा हो गया वेलोसिटी डज नॉट चेंज का ग्राफ। अब इसमें भी एक बात और समझ लो आप, जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक चीज़ देखी थी कि उसका स्लोप निकालने पे हमको मिलता था स्पीड। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भाई इसकी स्पीड तो नहीं चेंज हो रही है मगर डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा होगा। बात समझिए, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है, वो एक निश्चित स्पीड से आगे चल रही है 40 मीटर पर सेकंड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड नहीं चेंज हो रही, स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। अब जब स्पीड 40 मीटर पर सेकंड एक निश्चित स्पीड से चल रही है मगर स्पीड ना चेंज होने पर भी उसका डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है ना। समझ गए ना बात भाई, मेरी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड से हम लगातार आगे चल रहे हैं, तो लगातार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने पर डिस्टेंस तो चेंज हो ही रही है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है। मान लीजिए यहाँ से कोई कार लगातार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आगे चलती जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता जा रहा है ना, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर एक बात ये है कि इस ग्राफ से हमको वेलोसिटी के बारे में तो पता चल रहा है कि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, 10 सेकंड पे भी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, 20 सेकंड पे भी वो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी लगातार 40 मीटर पर सेकंड बनी हुई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है ना, वो कैसे निकाली जाए ये देखिए। अब मान लीजिए पहले की ही तरह ये कहा जाए कि भाई 10 सेकंड के बाद मान लीजिए ये कार यहाँ पे चली 9 AM पे, मान लीजिए 9 AM पे, ये 9:10 सेकंड यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 9:20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड वहाँ पे। आपसे कहा जाए कि यहाँ से 10 सेकंड के बाद से 30 सेकंड तक कार ने कितना ट्रेवल किया। मान लीजिए एक कार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो ये कहा जाए कि 10 सेकंड से लगा करके 30 सेकंड तक कार ने कितना ट्रेवल किया। मतलब 10 सेकंड से लगा के 30 सेकंड यहाँ तक आएगा, कितना ट्रेवल किया। यहाँ से यहाँ तक हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। जैसे वहाँ पे स्लोप निकालते थे ऐसे ही अब यहाँ पे एरिया निकालना होगा। एरिया तो कहाँ से चाहिए, 10 सेकंड से चाहिए। 10 सेकंड कहाँ पे है, ये है। कहाँ तक चाहिए, 30 सेकंड तक चाहिए। 30 सेकंड कहाँ पे है, ये है। ठीक, क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। हाँ, अब आप ये बताओ हमें जानकारी किस किस की है। टाइम मालूम ही है कि 10 सेकंड से 30 सेकंड तक, वेलोसिटी हमें पता ही है। अब जरा देखिएगा इधर, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए वो ना दिया तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना होता है,
स्पीड वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। कैसे पता? क्योंकि देखो भाई, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो वेलोसिटी से टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी से टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। समझ गए ना? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी से टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो भैया 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक कितना समय हुआ? 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक 20 सेकेंड ही तो हुए भाई। 10 सेकेंड ये, 10 सेकेंड ये, या ऐसे देख लो 30 सेकेंड में से 10 सेकेंड हटा दो तो इतना आया। ठीक है, तो यहां से यहां तक अपना टाइम कितना हुआ? 20 सेकेंड हुआ। फिर देख लीजिए 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक टाइम कितना हुआ? 20 सेकेंड। ये 30 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, बीच में ये है 20 सेकेंड। तो जो हमारा टाइम आया वो आया 20 सेकेंड। ठीक, समझ गए ना? क्यों 20 सेकेंड आया? 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक कहा जा रहा है, तो 30 सेकेंड में से 10 सेकेंड हटा दिए, 20 सेकेंड आया। या ऐसे देख लो 10 सेकेंड इतना है, 30 सेकेंड इतना है, तो 10 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में कितना टाइम है? 10 सेकेंड ये, 10 सेकेंड ये, 20 सेकेंड हो गया। अब वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही। वेलोसिटी लगातार कितनी बनी हुई है? 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। इसको 40 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? चलिए, अब 4 2 जा 8, 80 मीटर हमारा आ गया। अब ये यूनिट में भी अगर कंफ्यूजन, तो ये देखो भाई, ये 40 मीटर पर सेकेंड था। अब 4 2 जा 8 और ये एक और जीरो आएगा। अब ये मीटर पर सेकेंड इंटू ये वाला सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 80 मीटर। इतनी बात आपको समझ में है कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला गया? कुछ नहीं किया है, टाइम देख लिया कितना लगा है, 20 सेकेंड लगा है, वेलोसिटी देख ली 40 मीटर पर सेकेंड है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट पे आ गया है। अब ग्राफ पे आओ। हमसे कहा जा रहा था कि 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो पहले तो चाहिए 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या? टाइम इंटू वेलोसिटी। तो 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का टाइम, तो 10 सेकेंड यहाँ पर है, 30 सेकेंड यहाँ पर है, तो 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का जो टाइम है वो यही तो है। 10 सेकेंड टू 30 सेकेंड जो टाइम है 30 सेकेंड से 30 सेकेंड वो यही तो है। ठीक, मल्टीप्लाई किससे करना है? वेलोसिटी से। वेलोसिटी भी कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक जो वेलोसिटी रही ये। अब 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 10 सेकेंड पे जो हमारी वेलोसिटी वो 40 है भाई। वेलोसिटी तो 40 है 10 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी हमारी रही 40। समझ में आ रही ना बात भाई? 10 सेकेंड पे कोई पूछे वेलोसिटी कितनी है तो 40 है। तो वेलोसिटी 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक जो वेलोसिटी रही वो इतनी रही, 40 मीटर पर सेकेंड। यही तो वेलोसिटी है 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक ये वेलोसिटी है, और 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक ये टाइम है। अब क्या करना? अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप ग्राफ में देखना, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, जो टाइम है वो इस रेक्टेंगल का क्या है? ब्रेथ मान लो। ये इस रेक्टेंगल को देखो अगर, तो ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है। किसकी? इस रेक्टेंगल की। ये लेंथ ही तो है और ये ब्रेथ है। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम किया जा रहा है
और ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो इसकी लेंथ है और टाइम इसकी ब्रेथ है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम जब किया जाएगा तो इसका एरिया ही तो निकलेगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है। समझ गए ना, ये है। तो अगर कभी कहा जाए आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और आप उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकाल दीजिएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।